द हाँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस। ठीक है, तो आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। अच्छा, ऐसा है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को जब एक टीचर उनका ओवरव्यू दे रहा होता है तो इट डजंट मीन क्योंकि हम लोगों ने पहले इस पे कंप्लीट बैच पढ़ा है, कंप्लीट आपका सेशन हुआ है, क्लासेस हुई हैं, तो मैं पूरे पूरे टॉपिक्स पढ़ाऊंगी। क्योंकि अगर एक टॉपिक पढ़ाते हैं तो फिर एक क्लास में तो हार्डली आप 2 से 3 टॉपिक्स ही कवर करा सकते हैं ना। तो हम टच करेंगे हर टॉपिक को। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम एनवायरमेंटल साइंसेस का सिलेबस ब्रेक डाउन करें 3 कैटेगरीज में इन टर्म्स ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें से एक कैटेगरी होगी 20 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की, एक होगी 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की, और एक होगी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन की। ठीक है, बहरहाल 5 मार्क्स और 10 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोर और लेस सेम ही होते हैं। वो 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, 10 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन कि वो एक्सप्लेनेटरी उसकी टोन है या वो नोट में पूछा जाता है। तो 5 मार्क्स में डायरेक्ट सीधा जो एनवायरमेंटल साइंस का एक पेपर है, जो एक कल्चर बना हुआ है कि लास्ट पे वो आपसे 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे नोट पूछ रहा होता है। तो ये जो डिवीजन है ये आपके पास होनी चाहिए। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 1। अगर हम चैप्टर 1 से बात करें तो 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ये नोट कर लें, ये जो पूरा फ्लो चार्ट होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने पेपर से एक दिन क्या करना है, इस फ्लो चार्ट को सामने रखना है और इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं कोशिश करना है कि वो आप ना मैम एक्सक्यूज मी मैम। उनको। जी जी। मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। आवाज कम है। जी जी मैम, आ तो रही है, क्लियर है, लेकिन कम आ रही है, बताइए क्यों। इकरा मैं बहुत ऊंचा बोल रही हूँ मेरा ख्याल है। आप अपना वो देखें, वॉल्यूम देखें, वो कम तो नहीं है। नो मैम, मेरा तो ठीक है, चलो मैं देखती हूँ, कोई बात नहीं, आप करें करें, सॉरी, कर लें आप, करें। अच्छा। अच्छा, जस्ट अ सेकंड, मैं फिर हेडफोन ले आती हूँ, उससे जरा ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। अच्छा ठीक है, अभी आ रही है। जी अभी मैम, आप बिल्कुल ठीक आ रही ठीक है, है। जी जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, तो चैप्टर 1 से आर कॉमन फ्यूचर 1987 है, रियो समिट 1992 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो 20 मार्क्स में पूछे जाते हैं। 10 मार्क्स में चैप्टर 1 से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, एजेंडा 21। ठीक है, ये हमेशा 10 मार्क्स में पूछा जाता है, मोस्ट प्रोबेबली ये 10 मार्क्स में पूछा जाता है, अदरवाइज ये नोट में पूछा जा सकता है 20 में। वैसे 20 में मैंने इसको कभी नहीं देखा ये 10 मार्क्स में पूछा जाएगा। अच्छा, इसके अलावा 10 मार्क्स में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, रियो डेक्लेरेशन। ठीक है, डेक्लेरेशन के जो 26 प्रिंसिपल्स हैं उनका एनालिसिस मांग लिया जाता है, या उन 26 प्रिंसिपल्स की एक्सप्लेनेशन मान ली जाती है। तो ये चैप्टर 1 है आपका, जिसमें से आपको इन 4 टॉपिक्स को देखना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 20 मार्क्स एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 10 मार्क्स। ओके, अब हम चैप्टर 2 पे चले जाते हैं। चैप्टर 2 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज वाला। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज वाले चैप्टर में जो 20 मार्क्स पे क्वेश्चन आएगा, पहले लिस्ट बना लें, फिर हम इनको टच करेंगे इन टॉपिक्स को। बायोडाइवर्सिटी पे क्वेश्चन आएगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड इट्स कंजर्वेशन, और फूड सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आएगा।
ठीक है, जिसमें क्लाइमेट चेंज एंड फूड सिक्योरिटी पूछा जाएगा और फूड सिक्योरिटी का सोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें वो टेक्नोलॉजी को इसके साथ मर्ज कर देते हैं, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, उनका क्या, जैसे हाइब्रिड क्रॉप्स, उनका क्या रोल है फूड सिक्योरिटी को मेक श्योर करने के लिए अगर क्लाइमेट चेंज को हम फेस कर रहे हैं। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस और फूड सिक्योरिटी जो है, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये जो 20 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अच्छा, 10 मार्क्स में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 10 मार्क्स में इसमें पूछा जाता है कैरिंग कैपेसिटी, 10 मार्क्स में पूछा जाता है इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, 10 मार्क्स में पूछा जाता है सस्टेनेबल सिटीज, ठीक है, और ये एक इसमें क्वेश्चन है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स, ये पूछा जाता है 5 मार्क्स में। नाउ कैरिंग कैपेसिटी को समटाइम्स आप 5 मार्क्स में भी देख सकते हैं और 10 मार्क्स में भी देख सकते हैं। इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन 10 मार्क्स में ही आता है और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है वो हमेशा 5 मार्क्स में ही पूछा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले इशू से। अच्छा, इसके अलावा इसमें थोड़ा सा एनर्जी, जो एनर्जी कंजर्वेशन वाला, जो अगर टेक्निकल पार्ट देखें तो उसमें जो टाइप्स है रिन्यूएबल एनर्जी की, जिसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, उसको वो 5 मार्क्स में नोट पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को 10 मार्क्स में पूछ सकते हैं, लेकिन वो इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसको 20 मार्क्स में, मैंने कभी भी नहीं देखा एनर्जी के टॉपिक को उन्होंने 20 मार्क्स में टच किया हो। बायोडाइवर्सिटी, फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल सिटीज, और ये जो 3 टॉपिक्स हैं जो 10 और 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, उसके बाद हम थर्ड चैप्टर पे आ जाते हैं। थर्ड चैप्टर में अगर हम देखें तो आपके 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अच्छा, थर्ड चैप्टर में 20 मार्क्स में कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, या तो 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में। 10 मार्क्स में डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप पूछा जाता है, ठीक है, और 5 मार्क्स में नोट पूछा जाता है, जिसमें एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट और एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। लेकिन मैंने क्लास में भी सजेस्ट किया था कि आप इसके साथ एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी अभी के कॉन्टेक्स्ट में और इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स ये लाजमी करें, क्योंकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अब मतलब इरा चल रहा है उसमें सोसाइटी को और इकोनॉमिक्स को मर्ज किया हुआ है थ्रू डिसीजन मेकिंग। तो ये दो भी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस बन के उभरी हैं एनवायरमेंटल साइंसेस की। अच्छा, उसके बाद चैप्टर 4 पे आ जाते हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन में देखा जाए तो यूट्रॉफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्मोक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये दो टॉपिक्स हैं जो 20 मार्क्स में पूछे जाते हैं। वाटर लॉगिंग एंड सेलिनिटी, ये हमेशा 10 मार्क्स में पूछा जाता है। डिजर्टिफिकेशन 10 मार्क्स में पूछा जाता है। डिफॉरेस्टेशन 10 मार्क्स में पूछा जाता है। वाटर पोल्यूशन कभी पूछा तो नहीं गया, लेकिन 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है। 5 मार्क्स में इस चैप्टर में से बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे ओजोन डिप्लेशन, ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है। एसिड रेन 5 मार्क्स में पूछा जाता है। नॉइज पोल्यूशन 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो चैप्टर 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें 20 मार्क्स पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, 10 मार्क्स पे बहुत बन रहे हैं, 5 मार्क्स में बन रहे हैं। चैप्टर 4 एंड ऑफ कोर्स चैप्टर 2 आपका, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें चैप्टर 5, तो चैप्टर 5 में 20 मार्क्स में क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स, जिसको किसी भी तरह किसी भी टॉपिक से लिंक किया जा सकता है। क्लाइमेट चेंज की कॉजेस, क्लाइमेट चेंज का सोल्यूशन, जिसमें मिटिगेशन और अडेप्टेशन को अलग अलग भी पूछा जा सकता है। क्लाइमेट चेंज वाले टॉपिक चैप्टर में से आप देखेंगे 20 मार्क्स में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। कोई चैप्टर ऐसा होता है जिसका ट्रेंड 10 मार्क्स की तरफ होता है, कोई चैप्टर ऐसा होता है जिसका ट्रेंड 5 मार्क्स की तरफ होता है, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनका टोटल ट्रेंड 20 मार्क्स की तरफ होता है। तो क्लाइमेट चेंज एक ऐसा चैप्टर है जिसका ट्रेंड 20 मार्क्स की तरफ ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, इसमें ग्लोबल वार्मिंग को लिंक किया जाता है ग्रीन हाउस गैसेस के साथ। ग्रीन हाउस गैसेस पे इटसेल्फ 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आपने बहुत देखे होंगे। ग्लोबल वार्मिंग का इरा, ग्लोबल बॉइलिंग, इस तरह की एस्से से रिलेटेड
मतलब बड़ी फिलोसॉफिकल से स्टेटमेंट्स बना के, और फिर ग्रीन हाउस गैसेस पे इटसेल्फ के क्या हैं, क्या टाइप्स हैं, कौन कौन सी गैसेस हैं, पोटेंशियल उनका कैसा है, सोर्सेज क्या हैं, इम्पैक्ट्स अलग अलग उनके क्या हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस पे आपको कमांड हो, ग्लोबल वार्मिंग पे और क्लाइमेट चेंज का फिर सारा इम्पैक्ट, कॉजेज और सोल्यूशन। क्लाइमेट चेंज के ड्राइवर्स को पूछ लिया जाता है, इंडिकेटर्स को पूछ लिया जाता है। तो ये टॉपिक, ये चैप्टर 20 मार्क्स के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10 मार्क्स के लिए इसमें मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, लेकिन 5 मार्क्स में इसमें रेड प्लस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन फुटप्रिंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म 10 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है, और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म पे 5 मार्क्स पे नोट भी आ सकता है। तो इस तरह से आपने चैप्टर 5 को ब्रेक डाउन कर लेना है। अच्छा, अब 9, बल्कि ये मैं कंप्लीट कर लूं, देन मैं इस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, ये मैं आपको दूंगी। चैप्टर 6 को अगर हम देखें, तो चैप्टर 6 में एनवायरमेंटल गवर्नेंस के जब हम बात करते हैं, तो जितनी आपकी पॉलिसीज हैं, नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी, नेशनल ड्रिंकिंग वाटर पॉलिसी, नेशनल सैनिटेशन पॉलिसी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997, ठीक है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 10 मार्क्स में पूछी जाती हैं। लेकिन अगर आपका पेपर ऐसे सेट हो जिसमें सारे क्वेश्चंस ए पार्ट, बी पार्ट, फिर ए पार्ट, बी पार्ट, आप अगर पास्ट पेपर आपने देखे हो, तो कुछ क्वेश्चंस पास्ट में ऐसे भी सेट हुए हैं जिनमें 10-10 मार्क्स करके उन्होंने एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनाया, और वो पूरा पेपर ही ऐसे सेट होता है। तो फिर ये क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। इसमें 5 मार्क्स में कभी क्वेश्चन नहीं देखा गया, कभी भी इन्वायरमेंटल गवर्नेंस से 5 मार्क्स में क्वेश्चन नहीं आया। अगर पेपर इस तरह सेट हो, तो वो ही क्वेश्चंस 10 मार्क्स में आ जाते हैं, अदरवाइज वो 20 मार्क्स में चल रहे होते हैं। चैप्टर 7 आप देखें, तो इसमें भी चैप्टर 6 की तरह 5 मार्क्स में आप कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं देखेंगे, लेकिन अगर 20 मार्क्स का पेपर है, तो वही क्वेश्चन 20 मार्क्स में आ जाएंगे। इस तरह से पेपर डिजाइन है, तो वही क्वेश्चन 10 मार्क्स में आ जाएंगे। अच्छा जी, इसमें जो इंपॉर्टेंट कन्वेंशन हैं, यूएनएफसीसी, और इसमें क्योटो प्रोटोकॉल, और इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि 10 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं और 20 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। चैप्टर 8 की बात करें, तो इसमें फिर डिवीजन है अच्छी खासी। 20 मार्क्स में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, 20 मार्क्स में पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज हैं, 20 मार्क्स में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ठीक है, जिसकी अप्रोचेज आ जाती हैं। और इसके अलावा 10 मार्क्स में अगर देखा जाए, तो 10 मार्क्स में उसको क्या कहते हैं, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, यस, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट आपका 10 मार्क्स में आएगा। इसमें रिमोट सेंसिंग, जीआईएस आपका 5 मार्क्स में आएगा। इसमें एक और टॉपिक है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको आप 10 या 20 मार्क्स दोनों में कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट पे या इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन पे 5 मार्क्स में नोट भी आ सकता है, जिसमें सिर्फ फिर आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे, और 2-2 3-3 लाइंस लिख के फ्लो चार्ट में नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के मेथड्स को या स्ट्रैटेजीज को एलैबोरेट कर रहे होंगे। 10 मार्क्स में आएगा तो आप उनको पैराग्राफ्स में लिख सकते हैं, 20 मार्क्स में आएगा तो फिर आपको पैराग्राफ्स भी लिखने हैं, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, फ्लो चार्ट्स और केस स्टडीज भी, और खासतौर पर पाकिस्तान से कोई केस स्टडी लाइक वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इन पाकिस्तान आपको लाजमी ऐड करनी है, अगर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट 20 मार्क्स में आ जाता है। अदरवाइज डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट 10 मार्क्स में। अच्छा, इसमें एक और टॉपिक है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि वो आईएसओ के स्टैंडर्ड्स हैं, तो वो 10 मार्क्स में आ सकता है। और एक और इसमें आईएसओ 14,000 आपकी सीरीज है, वो 10 मार्क्स में पूछी जा सकती है, ठीक है। नहीं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए जरूरी नहीं कि आप इंट्रो एंड कंक्लूजन लिखें, यू कैन स्टार्ट डायरेक्टली, वो आपका इंट्रो ही होता है। फॉर एग्जांपल वो कहें कि रिमोट सेंसिंग पे नोट लिखे, तो डेफिनेटली यू विल स्टार्ट फ्रॉम रिमोट सेंसिंग। तो इंट्रो की हेडिंग देने या इंट्रोडक्शन की हेडिंग देने की जरूरत नहीं रहती। नोट में आप क्या इंट्रोडक्शन लिखे, क्योंकि नोट का मतलब होता है कि उसकी जितनी पॉसिबल डायमेंशंस है वो आप कवर कर रहे होते हैं, लेकिन उनको सिर्फ टच कर रहे होते हैं, मतलब थोड़ा 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 थोड़ा। नोट में ये नहीं हो सकता कि कोई अगर क्वेश्चन आए तो सिर्फ आप उसके कॉजेज लिख दें, या सिर्फ उसकी आप एक डोमेन को टच करें। इसीलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करती हूँ, कभी भी नोट वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्वेश्चन, एक एक 20 मार्क्स का ओवरऑल क्वेश्चन है, जिसमें पार्ट ए है, पार्ट बी है, सी है, डी है, ई है, 5 नोट में से आपको 20 मार्क्स पूरा करने के लिए
कितने पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं 5 मार्क्स के? 4 पार्ट्स, ठीक है, यानी आपको 4 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। अब 4 पार्ट्स में से एक है फॉर एग्जांपल ओजोन डिप्लेशन पे, एक है जीआईएस पे, एक है इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन पे, और एक है कार्बन फुटप्रिंट पे। ओजोन डिप्लेशन को 5 मार्क्स में लिखने का मतलब सीधा सीधा यही है कि आप ऑलमोस्ट उतना ही लिखेंगे, 10 से 20% का फर्क आएगा जितना आप 20 मार्क्स के लिए लिख रहे हैं या 10 मार्क्स के लिए। इसी तरह आप इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन को नए सिरे से एक टॉपिक पकड़ते हैं, फिर कार्बन फुटप्रिंट आप नए सिरे से एक टॉपिक पकड़ते हैं, फिर जीआईएस आप नए सिरे से एक टॉपिक पकड़ते हैं। तो इन 4 नोट्स को अलग अलग अटेम्प्ट करने में आप यू कैन काउंट, आपका उतना ही टाइम लगता है, उतने ही पेजेस लिखते हैं जितना आप वैसे 20 मार्क्स के 2 से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इट इज वेरी वेरी टाइम टेकिंग। आपका आधा टाइम पूरे 100 मार्क्स के पेपर में से 1.5-2 घंटा ये नोट पे जाता है। इसको कभी भी टच ना करें, आल्दो स्टूडेंट इसको लाजमी करते हैं, क्योंकि हमेशा नोट ऐसे टॉपिक पे आता है जो आपको आते होते हैं, जो प्रिपेयर होते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये होता है, और फिर इस पे इतना लिख रहे होते हैं कि बाकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन है ना 20 मार्क्स का, आप उसी को अटेम्प्ट करें। उसमें एक ही टॉपिक को आप एक ही बार 20 मार्क्स में पकड़ते हैं, बार बार नए सिरे से टॉपिक को स्टार्ट करना, एंड करना, ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। क्योंकि जब आप टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक को एंड करते हैं, तो कंक्लूजन या वाइंडिंग अप द डिस्कशन या इनिशिएटिंग अ डिस्कशन, इट इज वेरी इंटेलेक्चुअल वर्क। कि आपने कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, आपने समराइज कैसे करना है, आपने इसको एंड कैसे करना है, आपने कौन सी लाइंस ऐसी डालनी है जिससे थोड़ा सा आप एनालिसिस भी रिफ्लेक्ट कर दे ऑन द पेपर। तो ही आप एक अच्छा सीएसएस के लेवल का क्वेश्चन वाइंड अप कर सकते हैं या इनिशिएट कर सकते हैं। तो आई वुड नेवर सजेस्ट कि आप इसको अटेम्प्ट करें। एनी हो, आपकी इस पर ग्रिप होनी चाहिए। अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, स्पीड अच्छी है, और आपके पास टाइम है, तो आप इसको जरूर करें। अगर आप 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में आपने सारे एमसीक्यूज कर लिए, तो नाउ यू हैव मतलब 2.5 से 3.25 घंटे आपके पास है। चलो, ये हमने पूरी अपने इन्वायरमेंटल साइंसेस के जो सिलेबस है उसको सेग्रीगेट कर लिया, डिवाइड कर लिया, ब्रेक डाउन कर लिया in terms of 20 marks, 10 marks, and 5 marks questions, keeping in view the most important topics from the syllabus. I would suggest कि आप हर सब्जेक्ट के लिए ऐसे करें। इट विल रियली हेल्प यू। आप हर सब्जेक्ट के लिए भी आपके पास टाइम है, कर लें, और फिर एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी उसी फ्लो चार्ट को उठाएंगे तो आपकी एक क्विक रिवीजन हो जाएगी। वरना यू विल मिक्स अप एवरीथिंग और आपको नहीं पता चलेगा कि कैसे करें। या तो अपने टीचर्स को सजेस्ट करें कि वो आपको ये एक क्लास रखवा के करा दें, या फिर खुद थोड़ी मेहनत करें, पास्ट पेपर देखें 10-15 सालों के, वो बहुत खैर टाइम टेकिंग हो जाता है, बहरहाल कर लेंगे तो दैट्स गुड। अच्छा, अब हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, तो मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगी जो हमने पहले शायद हम डिस्कस ना कर सके हों बिकॉज ऑफ द टाइम शॉर्टेज। ऐसे नहीं होगा कि हम एक टॉपिक शुरू करेंगे और फिर उसको कॉजेज इम्पैक्ट और सोल्यूशन पढ़ते जाएंगे। मैं आपको कुछ क्विक कॉन्सेप्ट और फैक्ट दूंगी जो आपके बहुत काम आएंगे पेपर में। मुझे फटाफट से ये बताएं कि बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 20 मार्क्स में, अगर हम उसको प्रिपेयर करें तो कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज का आपको पता होना चाहिए जो एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं और वैसे भी, जिसमें ऑफ कोर्स जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये चीजें तो मैंने आपको कराई हुई हैं, लेकिन मुझे बता दें अगर नहीं आती, मैं आपको कुछ नई चीजें बताना चाहूंगी। जिसमें स्पीशी डाइवर्सिटी, जिसमें इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, और जिसमें जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री, ये आ जाते हैं। तो इन टर्म्स का आपको पता होना चाहिए। जी, ये क्लैरिटी है इन पे। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, एंडेमिक स्पीशीज ऑफ अ कंट्री, नॉन एंडेमिक, ये टर्मिनोलॉजीज क्लियर है। बायोडाइवर्सिटी को अगर हम स्टडी करते हैं तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज की नौ हो है आपको। अच्छा, वी विल स्टार्ट फ्रॉम एंडेमिक एंड नॉन एंडेमिक। एंडेमिक स्पीशीज बच्चों वो होती है, एक और टर्म है नेटिव स्पीशीज। सबसे पहले तो एक बात जहन में रख लें
कि बायोडाइवर्सिटी लॉस का सबसे मेजर इम्पैक्ट, मैं क्योंकि आप लोगों को मैं लेक्चर डिलीवर करना था तो मैं बीबीसी की एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें पूरी दुनिया में बायोडाइवर्सिटी लॉस का सबसे मेजर इम्पैक्ट फूड सिक्योरिटी पे आया। कैसे, मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। एक नई डायमेंशन है, फूड सिक्योरिटी जो है इतनी थ्रेटन्ड है ऑल ओवर द ग्लोब जस्ट बिकॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। अच्छा, नेटिव स्पीशीज वो होती हैं जो किसी एक खास जियोग्राफिकल लोकेशन पे ग्रो करती हैं और वो उसी जियोग्राफिकल लोकेशन पे सूटेबल होती हैं। उसको टेम्परेचर, मॉइस्चर, सनलाइट, जो भी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं ग्रोथ के लिए, वो उसी पर्टिकुलर टोपोग्राफिकल एरिया से या जियोग्राफी से मिल रही होती है। लेकिन अच्छा, नेटिव स्पीशीज को इंडिजिनस स्पीशीज भी कहा जाता है, बट नेटिव स्पीशीज जरूरी नहीं होती कि किसी एक कंट्री की नेटिव स्पीशीज हो। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, स्नो लेपर्ड एक स्पीशी है, दिस दैट इज बेसिकली नेटिव टू पाकिस्तान। नो, नॉट एट ऑल, दैट इज नेटिव टू साउथ एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ठीक है, अब ये स्पीशी जो है आपको बहुत सारी, मतलब चाइना में भी मिलेगी, इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी, अफगानिस्तान में भी, हिमालयंस के इर्द गिर्द जितनी साउथ एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज पाई जाती हैं वहां पे आपको स्नो लेपर्ड्स मिलेंगे। सो दिस स्पीशी इज नेटिव टू अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन जो कि टोपो ट्रॉपिकल रीजन में आती है, बट दिस इज नॉट एंडेमिक। वट आर एंडेमिक स्पीशीज? एंडेमिक स्पीशीज वो हैं जो नेटिव होती हैं एक ही जियोग्राफिकल लोकेशन पे। और यहाँ पे हम स्मॉलर रीजन की बात करते हैं, स्मॉलर रीजन की जो कटिंग होती है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान एक जियोग्राफिकल लोकेशन है, प्लीज इग्नोर माय मैप, तो ये कटिंग हो गई है। ठीक है, अगर आप ग्लोबल मैप देखें तो आपको ये जियोग्राफिकल लोकेशंस डिटरमाइंड नजर आएंगी बॉर्डर्स के साथ। ये एक जियोग्राफिकल एरिया है जो पाकिस्तान को दिया गया है, ये पाकिस्तान का जियोग्राफिकल मैप है। तो इस पर्टिकुलर डिटरमाइंड जियोग्राफिकल रीजन में सिर्फ जो स्पीशी पाई जाएगी दैट इज एंडेमिक स्पीशीज। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में कौन से स्पीशीज हैं? कोई ऐसे स्पीशी, अच्छा, स्नो लियोपर्ड स्पीशीज, ये वाली जो स्पीशी, बहुत सारी एंडेमिक स्पीशीज जो होती हैं वो इंडिजिनस या नेटिव स्पीशीज में नहीं आएंगी, लेकिन कुछ इंडिजिनस या नेटिव स्पीशीज एंडेमिक भी होती हैं। मतलब ऑफ कोर्स वो उस कंट्री में हैं, लेकिन वो फिर ओवरऑल मतलब इंडिजिनस स्पीशीज और कंट्री की भी हो सकती हैं। लेकिन एंडेमिक स्पीशीज को आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि दीज आर आल्सो नेटिव टू अदर कंट्री। फॉर एग्जांपल, ये पाकिस्तान में होगी, इंडिया में नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका क्योंकि मैंने अक्सर देखा है बच्चे इस बात पे फिर बहुत परेशान हो जाते हैं जब आपका क्वेश्चन आ जाए बायोडाइवर्सिटी पे, यूट्रोफिकेशन पे, तो फिर इसमें थोड़ी ऐसी बातें पूछ ली जाती हैं, लाइक कल्चरल में डेफिनेशन बता दें और नेचुरल में बता दें, या स्पीशीज का कोई ऐसा आ जाए तो फिर। अच्छा जी, मुझे एग्जांपल दें। एक तो बहुत ही आसान एग्जांपल है ना, इंडस रिवर डॉल्फिन, दैट इज योर एंडेमिक स्पीशी ना, इंडस रिवर डॉल्फिन। और स्नो लेपर्ड आपकी इंडिजिनस स्पीशीज होगी। अच्छा, इसके अलावा स्क्विरल जो हमारे माउंटेनस एरियाज में पाई जाती हैं, वूली फ्लाइंग स्क्विरल, मैं यहाँ पे सॉरी मैं लिख देती हूँ। अच्छा, ये है, हाँ, वूली फ्लाइंग स्क्विरल। ठीक है जी, तो ये कुछ आपकी एंडेमिक स्पीशीज हैं, ठीक है, जिसमें वाइल्ड गोल्ड बलूचिस्तान में इज वेरी फेमस। ठीक है, जिसमें कुछ आपके स्नेक्स भी हैं, ब्लाइंड स्नेक्स उसमें आ जाते हैं, वाइल्ड गोट आ जाती है बलूचिस्तान की। आ, बस मेरा ख्याल है ये काफी है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं बायो, अच्छा हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि बायोडाइवर्सिटी लॉस फूड सिक्योरिटी को, यू नो, आपने अर्थवॉर्म्स का नाम सुना होगा। अर्थवॉर्म्स, अर्थवॉर्म्स को इको सिस्टम इंजीनियर बोला जाता है।
अर्थवॉर्म्स जो हैं ये सॉइल में मौजूद होते हैं और ये मुसलसल सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको रीप्लेनिश कर रहे होते हैं या सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर रहे होते हैं बिकॉज दे हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ द जो भी मटेरियल सॉइल के अंदर पड़ा है जो लार्जर मॉलिक्यूल्स में है या लार्जर पार्ट्स में है उसको स्मॉलर पार्ट्स में ये ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं मैनुअली। सॉइल बिल्कुल सॉइल के जमीनी कीड़े मकोड़े और सॉइल को मिक्स अप कर रहे होते हैं, सॉइल में एरिएशन को हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है, और सॉइल के अंदर मॉइस्चर लेवल को मेंटेन कर रहे होते हैं और न्यू डीकम्पोजिशन के प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे होते हैं। सॉइल इकोसिस्टम में या सॉइल बायोडायवर्सिटी में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज or because of the harsh weather conditions, because of the extreme temperatures in the summer, because of the excessive shortage of water in the soil, earthworms तेजी से डिप्लीट हो रहे हैं इन पाकिस्तानी सॉइल्स एंड इन ऑफ कोर्स बाकी जो ट्रॉपिकल रीजन में जो खासतौर पर ड्राई एंड एरिड रीजन्स वाले कंट्रीज हैं उनमें अर्थवॉर्म्स तेजी से डिप्लीट हो रहे हैं जिसकी वजह से सॉइल इकोसिस्टम या सॉइल बायोडाइवर्सिटी तेजी से डैमेज हो रही है। दैट इज वाई अब इसको लिंक करते जाएं कि हमारे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए हैं। रीसाइकलिंग जिसको बेसिकली अर्थवर्म स्पॉट कर रहे हैं वो रिसाइकलिंग आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है, ठीक है। अब जी बिल्कुल, अब जब न्यूट्रिएंट रिजर्व आपकी सॉइल का खत्म हो रहा है क्योंकि न्यूट्रिएंट रिजर्व को मेंटेन करने वाला जो सपोर्टर है जो मीडियम वाला ने रखा था वो आपके क्लाइमेट चेंज की वजह से खत्म हो रहा है, तो फिर आपको जो कल्चरल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनको इंटेंस करना पड़ेगा। ऑलरेडी इंटेंस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की वजह से तो आपकी सॉइल मजीद डैमेज हो गया, आपको उनको मजीद इंटेंस मतलब फॉर एग्जांपल आपको ज्यादा हल चलाना पड़ेगा, आपको डबल फर्टिलाइजर ऐड करना पड़ेगा, आपको डबल इरिगेशन प्रैक्टिसेस ऐड करनी पड़ेंगी, आपको जाहिर है डिफेंसिव सिस्टम के लिए पेस्टिसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा, तो जब और खास तौर पर फर्टिलाइजर बहुत, तो फिर उन चीजों की प्राइसेस बढ़ जाएंगी जिसको कहते हैं एग्रीकल्चरल इन्फ्लेशन या जिसको फूड इन्फ्लेशन कहते हैं। जब आपकी इनपुट की प्राइस बढ़ेगी तो आउटपुट की प्राइस ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल मार्केट में या नेशनल मार्केट में बढ़ जाएगी जिसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन हो जाएगी और क्या होगा, फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी कंट्री में। गॉट इट। आजकल क्योंकि आप जब सुनते रहते हैं घर में कि प्याज बहुत महंगा हो गया, प्याज बहुत महंगा हो गया, तो माय मदर इन लॉ शी वाज सेइंग कि जितने दिन प्याज महंगा होगा इतना प्याज महंगा हो गया हम लेंगे ही नहीं। तो व्हाट वुड वी डू, तो हम क्या करेंगे, मतलब सालन कैसे बनाएंगे, बाकी चीजें कैसे बनाएंगे प्याज के बगैर। तो फिर उन्होंने ऑल्टरनेटिव 3-4 सोल्यूशन बताया कि वो जो ग्रीन प्याज होता है कच्चे वाला उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, हम उसको यूज करेंगे और हम टमाटर एक्स्ट्रा डालेंगे क्योंकि टमाटर आजकल थोड़ा अफोर्डेबल रीजन में है लेकिन प्याज एकदम उन्होंने महंगा कर दिया है। अब ये क्यों इतना महंगा हो रहा है इस सीजन में प्याज, या किसी भी खास सीजन में कोई भी एक सब्जी या कोई भी एक चीज महंगी कैसे हो जाती है, हम प्याज अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो इसका क्या मतलब है कि फूड इनसिक्योरिटी है आपके कंट्री में। मतलब एक घर जिसके 4 अफराद कमा रहे हैं और अच्छा खासा कमा रहे हैं और वो प्याज के बारे में परेशान है, तो मतलब क्या मतलब हालात है? देख लें फिर। तो दैट इज बेसिकली फूड। ये मुझे नहीं पता मुसद्दिक कि हमारी तरफ किलो किस तरह है क्योंकि मुझे पता नहीं, मैं सुनती रहती हूँ ये बातें, मैं आई डोंट नो इनके रेट्स ना मैंने कभी ऐसा सच ग्रोसरी की। तो 300, ओ माय गुडनेस, देख लें। और फिर जो क्योंकि हमारे घरों में देसी खाने बनते हैं जिसमें कढ़ाइयाँ बनती हैं खासतौर पर वीकेंड पे, जिसमें बिरयानियाँ बनती हैं, जिसमें मतलब ऐसी चीज़ें बनती हैं, कोफ्ते बनते हैं और सुबह ऑमलेट मतलब बन रहे होते हैं थोक के हिसाब से सुबह ऑमलेट बन रहे होते हैं सबके लिए, तो प्याज यूज बहुत होता है, हम बहुत ज्यादा प्याज यूज कर रहे होते हैं, मतलब बाकी सारी चीजें भी सब मिर्च होती है टमाटर ये सारी चीजें। तो ये कुछ अच्छा इस तरह का
एनालिसिस देने का मकसद ये है कि आपने चीजों को थोड़ा इस लेवल पे जाके पेपर में रिफ्लेक्ट करना है। प्लीज रटी रटाई चीजें लिखने से बाहर आ जाए कि ये कॉजेज हैं, ये इम्पैक्ट है, ये सोल्यूशन है, जिसमें कॉजेज में आप ऊपर ऊपर वाले गूगल किए हुए फिक्रे लिखना शुरू कर दें। अपना नॉलेज इस लेवल पे करें कि आप इस तरह से खुद से चीजों को डिबेट, जस्ट लाइक अ डिस्कशन आप कर रहे हो। हम्म। अच्छा जी, हमारा चैप्टर 2 में से मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा। हाँ, चैप्टर 5 में से, चैप्टर 4 में से हम देखते हैं। अच्छा बच्चों, चैप्टर 4 में आपको कल्चरल और नेचुरल यूट्रोफिकेशन का पता है ना? ये एक डेफिनेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी फेमस, बार बार आ रही होती है, ये पता है? अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, इसमें दो ही टॉपिक हैं, स्मोक और यूट्रोफिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। स्मोक का ना आपको सिर्फ रीसेंट डेटा पता होना चाहिए, ठीक है? कल्चरल यूट्रोफिकेशन बेसिकली वो यूट्रोफिकेशन है जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होती है, सिंपल इज दैट। ह्यूमन एक्टिविटीज में क्या है? एग्रीकल्चर। व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर इज अ कल्चरल प्रैक्टिस जो कि ह्यूमंस ने अडॉप्ट की हुई है, ठीक है? वो ह्यूमंस की कल्चरल प्रैक्टिस है जो उन्होंने अडॉप्ट की हुई है टू ग्रो फूड फॉर देमसेल्व्स। दैट इज वाई अगर उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस की वजह से यूट्रोफिकेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो दैट इज बेसिकली कल्चरल यूट्रोफिकेशन। स्मोक में आपको बताते हैं। अच्छा, क्लाइमेट चेंज वाले चैप्टर पे जरा ज्यादा बात करनी है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। स्मोक में क्या इंपॉर्टेंट है? स्मोक में सबसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट है स्मोक का कॉन्सेप्ट, कि इट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फोग। तो होता क्या है, फोग क्या है? इट इज बेसिकली मॉइस्चर लेवल इन द एयर, ठीक है? जो कंडेंस्ड आपका मॉइस्चर बन जाता है एयर में। स्मोक जो है, एग्जैक्टली स्मोक जो है, बिल्कुल एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज या ह्यूमन एक्टिविटीज, आप सिंपल कह लें। स्मोक जो है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से भी आ रहा है, इंडस्ट्री से भी आ रहा है, बर्निंग ऑफ क्रॉप रेजिड्यूज से भी आ रहा है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से भी आ रहा है, हाउस होल्ड से भी आ रहा है, भट्टों से भी, चिमनी से भी, जहां से भी स्मोक आपका एयर में रिलीज हो रहा है, जिसमें सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, जिसमें ब्लैक कार्बन है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वो जब एयर में जाती है तो इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन सारे कंपोनेंट्स के या इन सारे पोllutants के आपस में रिएक्शन होते हैं, और रिएक्शंस के नतीजे में कुछ बाय प्रोडक्ट्स बनती हैं आपकी एयर में। वो बाय प्रोडक्ट्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट है O3, जिसको बेसिकली ओजोन भी कहा जाता है, बट दिस इज, ये ट्रोपोस्फेरिक लेवल की ओजोन बन जाती है। और अगर ये आपकी लोअर एयर में या लोअर एटमॉस्फेयर में बन जाए, जिसकी वजह से आपकी एयर का कलर चेंज हो जाता है, ब्राउनिश हेजल कलर हो जाता है, इसलिए विजिबिलिटी स्मोक में बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है। और इसकी बहुत ही ज्यादा, क्योंकि ये टॉक्सिक गैस है, तो जब आप इसको इनहेल करते हैं तो बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है और बीमार बहुत ज्यादा लोग होते हैं। दैट इज वाई स्मोक के दिनों में बच्चों को स्कूल बंद कर दिए जाते हैं बच्चों को, क्योंकि ये इट इज वेरी टॉक्सिक, यू कांट अफोर्ड टू इनहेल दिस गैस। तो फिर आप बच्चों की लाइव्स या अपने बूढ़ों की या आप अपने लोगों की लाइव्स को एट द स्टेक नहीं ले सकते। दैट इज वाई फिर इतना तूफान मच जाता है कि अब स्मोक को कैसे खत्म करना है और इससे छुटकारा कैसे पाना है। स्मोक को खत्म करने का जो ट्रेडिशनल वे है वो ये है कि आर्टिफिशियल रेन करा ले, क्योंकि रेन से क्या होता है कि पोल्यूटेंट्स एयर से वॉश आउट हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका स्काई क्लियर हो जाता है। इसका ये इमीडिएट सोल्यूशन है, इमीडिएट। लेकिन ऑन द लॉन्ग टर्म आपको मिटिगेशन मेजर्स लेने होते हैं, जिसमें आपको स्मोक की इमिशन को बेसिकली खत्म करना है, ताकि स्मोक बने ही ना, ठीक है? या फिर आपको अडेप्टेशन मेजर्स पे जाना होता है, जो जो कि बेसिकली वो भी इमीडिएट मेजर्स होते हैं, जिसमें आपको वीकेंड डिले करना होता है, टाइमिंग्स चेंज करनी होती हैं, मास्क आपको पहनने होते हैं, आपको एक्सपोजर ज्यादा नहीं करना होता स्मोक में। तो ये सारी फिर अडेप्टेशन मेजर्स कुछ आ जाती हैं, ठीक है? तो दैट इज बेसिकली स्मोक। अच्छा बच्चों, स्मोक की दो टाइप्स आर
एग्जैक्टली अभी हमने एक्सपीरियंस की है फर्स्ट एवर आर्टिफिशियल रेन इन लाहौर। स्मोक की दो टाइप्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें एक बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मोक, इस पे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है 5 मार्क्स में, या ओवरऑल 20 मार्क्स में क्वेश्चन आए तो वो शुरू में पूछ सकते हैं व्हाट इज फोटोकेमिकल एंड सल्फोरस स्मोक। मुझे बताएं इस पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है फोटोकेमिकल एंड सल्फोरस स्मोक पे? इज इट क्लियर फोटोकेमिकल एंड सल्फोरस स्मोक?